नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक रोल। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ये हमारा टॉपिक रहेगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1915 से लेकर 1947 तक, यानी गांधी के आगमन से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे, ये दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे थे। ठीक है। अरेबिया नामक एक जहाज था, इससे आए थे और बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। अरेबिया नामक जहाज से आए थे, बंबई के अपोलो बंदरगाह उतरे थे। तो 1914 से 1918 तक चला है प्रथम विश्व युद्ध। तो गांधी ने भारत का जो युवा वर्ग था, जो युवा थे, उन युवाओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए कहा था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजी सरकार को हेल्प करने के लिए कहा था भारत के युवाओं को। तो इसी कारण से जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने गांधी को उपाधि प्रदान की है केसरे हिंद की। केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की ब्रिटिश सरकार ने गांधी को। और जो भारतीय थे, उन्होंने गांधी को युवाओं का सार्जेंट, सॉरी अंग्रेजों का सार्जेंट कहा। अंग्रेजों का सार्जेंट कहा। सार्जेंट होता था जो उस समय सेना में क्या करता था, भर्ती करता था। तो अंग्रेजों का सार्जेंट तो कहा भारतीयों ने, और ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कहा केसरे हिंद की उपाधि। इसी साल 1915 में गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम स्थापित किया 1915 में। तब इस आश्रम को नाम दिया गया था सत्याग्रह आश्रम। साबरमती नदी के किनारे था। 1915 में तो इसको सत्याग्रह आश्रम कहा गया। फिर 1917 की बात करें तो इस आश्रम के आसपास की भूमि खरीदकर अंबालाल साराभाई, एक व्यवसायी थे अंबालाल साराभाई, इन्होंने गांधी को उपहार में दी। तो 1917 से इसका नाम पड़ गया फिर साबरमती आश्रम। 1917 से फिर इसको बोलने लगे साबरमती आश्रम। और गांधी ने जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, तब इस आश्रम को अंतिम रूप से छोड़ दिया था महात्मा गांधी ने। उसके बाद कभी भी महात्मा गांधी इस साबरमती आश्रम में नहीं जा पाए। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। गांधी के राजनीतिक गुरु ये माने गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापना समारोह में भी भाग लिया। गांधी के राजनीतिक गुरु माने गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनके कहने पर पूरे भारत का भ्रमण किया। आते ही सीधा राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट नहीं किया, पूरे भारत का भ्रमण किया। और इसी क्रम में वो 1916 के अंदर जो मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके स्थापना समारोह में भी भाग लिया। अब देखिए 1916 में ही कांग्रेस का अधिवेशन ये हुआ है लखनऊ में। इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता ये की है कांग्रेस के नेता अंबिका चरण मजूमदार ने। इन्होंने कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इस अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल, ये दोनों दल एक हो गए थे तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से। बाल गंगाधर तिलक और आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की भी पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया एनी बेसेंट ने। ठीक है। तो
उनके दोनों ने प्रयास किया तो दोनों दल एक हो गए। मैंने आपको क्लास में बताया था लास्ट जो हमने ली थी कांग्रेस की स्थापना 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, लेकिन इस अधिवेशन में दोनों दल एक हो गए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की एक मांग स्वीकार की, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की। 1909 का जो एक्ट था मॉडलेमेंटो अधिनियम, उसमें मुसलमानों को दिया गया था पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो 1916 के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से जो कांग्रेस थी इसने मुस्लिम लीग की इस मांग को मान लिया और रमेश चंद्र मजूमदार जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे आरसी मजूमदार, इन्होंने इसको कांग्रेस की प्रथम भूल कहा है कि ये कांग्रेस की क्या थी, प्रथम भूल थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी अधिवेशन में एक व्यक्ति आया, राजकुमार शुक्ल। गांधी भी आमंत्रित सदस्य के तौर पे गए। तो राजकुमार शुक्ल ने मुलाकात की महात्मा गांधी से। मुलाकात करके बिहार का जो चंपारण जिला है इसमें नील की, जो नील होता है कपड़ों में डालते हैं, इस नील की 3 कठिया खेती के बारे में बताया था। तो नील की 3 कठिया कृषि के बारे में बताया, होती क्या ये बताते हैं आपको। और फिर 1917 में महात्मा गांधी जो थे ये कहां चले गए, चंपारण। ठीक है, अब चंपारण में किसान आंदोलन था क्या बेसिकली, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, चंपारण नील आंदोलन। अब इसमें देखिए चंपारण में होता क्या था। चंपारण में जो अंग्रेज व्यापारी होते थे ये किसान के खेत को, ये मान लीजिए कोई खेत है, इस किसान के खेत को 20 भागों में बांट देते थे इस प्रकार से। तो किसान के खेत को 20 भागों में बांट दिया गया और 1 साल के अंदर किन्हीं 3 हिस्सों में खेती करवाते किसकी, नील की। 20 भागों में डिवाइड किया, 1 साल के अंदर केवल 3 हिस्सों में ही खेती करवाई जाती थी नील की। बाकी पूरे खेत को क्या छोड़ देते थे, परती। परती मतलब खाली। फिर अगले साल 3 हिस्सों में किसी बाकी खेत को परती छोड़ देते, खाली छोड़ते। छोड़ते क्यों, क्योंकि नील एक रासायनिक फसल है। तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति जो थी ये बनी रहती थी, क्योंकि पूरी खेत में तो हुई नहीं खेती, तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती थी। 1 साल में 3 हिस्सों में कराते थे। इसके लिए किसानों को एडवांस मनी देते थे, अग्रिम भुगतान। अग्रिम भुगतान देके भी रखते थे, तो किसान उनके चंगुल में फंसा रहता था। लेकिन इस समय जो जर्मनी देश है इसने बना लिए थे रासायनिक रंग। जर्मनी के द्वारा रासायनिक रंग बना लिए गए। अब रासायनिक रंग बनने से हुआ क्या, यूरोप के अंदर नील की मांग में क्या आ गई, कमी आ गई। यूरोप के अंदर नील की मांग में कमी आ गई। भारत से जो नील भेजा जाता था उसकी डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम हुई, लॉस हुआ व्यापारियों को, तो क्या किया, जो ये एडवांस पैसा दे रखा था इस पैसे को ब्याज सहित वसूल कर रहे थे। और लगातार नील की खेती करने से किसानों की जो भूमि थी वो बंजर हो चुकी थी। किसान ये पैसा देने में असमर्थ थे, किसान पैसा दे नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो गांधी गए, उस समय नील की खेती कम होती थी, जो पैसा दे रखा था वो ब्याज सहित वसूल रहे थे, अन्यथा उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे थे। ये प्रॉब्लम थी। क्लियर। अब देखिए, इस समय चंपारण में जिला कलेक्टर थे
W.B. हिचकॉक, इन्होंने गांधी के चंपारण प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया कि गांधी चंपारण नहीं आ सकते। फिर भी महात्मा गांधी गए तो इनको बिहार के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे गांधी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा है, चंपारण की जेल में। तो गांधी पहली बार भारत के अंदर कौन सी जेल में रहे, चंपारण की जेल में। पहली बार भारत में गांधी चंपारण की जेल में रहे। और दूसरी बात, इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने पहली बार प्रयोग किया है किसका, सत्याग्रह का। गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग ये इसी नील आंदोलन में किया। अब सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ होता है अहिंसात्मक तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करना, इसे बोलते हैं सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह, यानी अहिंसात्मक तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को प्रस्तुत करना, इसको बोलते हैं सत्याग्रह। और इसकी प्रेरणा गांधी को मिली किससे? ये था डेविड थोरो का एक उपन्यास था, नॉवल था। उस नॉवल का नाम है सिविल डिसओबीडियंस। तो इससे गांधी को प्रेरणा मिली है, इस नॉवल से, सत्याग्रह की। डेविड थोरो का ये उपन्यास है सिविल डिसओबीडियंस, इससे गांधी को प्रेरणा मिली है। तो ये था चंपारण आंदोलन। अब देखिए, इस आंदोलन में गांधी को सबसे ज्यादा सहयोग दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके अलावा भी गांधी को सहयोग दिया है किस किसने? जेबी कृपलानी, इनके द्वारा भी, ब्रज किशोर शर्मा, इन्होंने भी सहयोग दिया है। इसके अलावा बात की जाए, पहली बार भारतीय आंदोलन में प्रवेश किया है जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे कई थे, ठीक है, जिन्होंने गांधी को सहयोग प्रदान किया। पर मुख्य रूप से जब बात आएगी हरि नारायण सिन्हा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आगे आता है। अंत में हुआ क्या? ब्रिटिश सरकार ने फ्रैंक शॉय की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया। आयोग में गांधी को भी शामिल कर लिया गया और फिर अंग्रेज व्यापारियों ने अवैध रूप से वसूली गई 25% राशि, ये किसानों को वापस लौटा दी। जो गलत तरीके से वसूली गई राशि थी, ये इन्होंने गांधी को जो किसान थे उन किसानों को वापस से लौटा दी। ये आंदोलन सफल रहा। तो इस आंदोलन की सफलता के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने गांधी को उपाधि दी, किसकी? महात्मा की। महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया है। इस आंदोलन का उल्लेख भी किया गया है, ठीक है। तो महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन की सफलता के बाद, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस आंदोलन का उल्लेख किया है राइजिंग द पावर ऑफ गांधी इस पुस्तक के अंदर जूडिथ ब्राउन ने। तो जूडिथ ब्राउन ने राइजिंग द पावर ऑफ गांधी में इस चंपारण आंदोलन का क्या किया है, उल्लेख किया है। तो ये था चंपारण नील किसान आंदोलन। अब हम देखते हैं दूसरा आंदोलन जो भारत में आने के बाद चलाया गांधी ने, खेड़ा आंदोलन। अब खेड़ा आंदोलन था क्या, इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। खेड़ा पड़ता कहाँ है, क्या हुआ है?
तो खेड़ा जो है ये गुजरात की सूरत जिले की एक तहसील है, सूरत जिले का एक तालुका है खेड़ा। अब इसमें है क्या, सूरत में 1917-18 के वर्ष में अकाल पड़ा। इसके बावजूद सरकार ने लगान में 23% की क्या कर दी, अकाल था फिर भी सरकार ने 23% की वृद्धि कर दी। जबकि जो अकाल नीति है, अकाल संहिता है, उसके तहत 3/4 मतलब कि 75% फसल नष्ट हो तो पूरा लगान क्या करना पड़ता है, माफ। लेकिन यहां पे वृद्धि कर दी गई है कितने परसेंट की, 23% की। इस आंदोलन में गांधी को मुख्य रूप से सहयोग दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य रूप से सहयोग प्रदान किया है। इसके अलावा बात की जाए तो इंदुलाल याग्निक, इन्होंने भी सहयोग प्रदान किया। तो गांधी जो थे वो इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपकर चले गए थे अहमदाबाद, और अहमदाबाद में चलाए मील मजदूर आंदोलन, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन 22 मार्च 1918 को सरकार ने एक आदेश लागू कर दिया। उस आदेश में लिखा गया कि किसानों से समर्थ लगान ही वसूल किया जाए, यानी जितना लगान देने में समर्थ है किसान उतना ही वसूल किया जाए, ये कहा सरकार ने अपने एक आदेश में। और एक अंग्रेज लेखक हुए, मैं यहां नाम लिख रहा हूं, हार्डीमन, हार्डीमन के द्वारा खेड़ा आंदोलन को भारत का प्रथम और वास्तविक किसान आंदोलन कहा गया है। हार्डीमन ने खेड़ा आंदोलन को भारत का प्रथम और वास्तविक किसान आंदोलन कहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। वापस देख लीजिए, खेड़ा आंदोलन सूरत जिले का एक तालुका है, तहसील है। 1917-18 के वर्ष में अकाल पड़ा, फिर भी सरकार ने लगान में 23% की वृद्धि की। जबकि अकाल नीति है कि अगर 3/4 यानी 75% फसल नष्ट हो तो पूरा लगान माफ करना पड़ता है, पर सरकार ने वृद्धि कर दी। गांधी गए, गांधी को मुख्य रूप से सहयोग दिया, कोऑपरेट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक। इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, क्योंकि गांधी इसका नेतृत्व सौंप कर चले आए अहमदाबाद। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन चलाया, जो हम पढ़ेंगे भी। लेकिन सरकार मान गई और 22 मार्च 1918 को सरकार ने एक आदेश लागू कर दिया कि भाई समर्थ लगान जितना भी दे उतना वसूल कर लीजिए आप। हार्डीमन ने इसे ही भारत का प्रथम और वास्तविक किसान आंदोलन बताया है। क्लियर? अब हम चलते हैं तीसरे आंदोलन की ओर। यह तीसरा आंदोलन है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अब ये क्या है, इसमें देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। अब प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के साथ ही भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। क्या आई? महंगाई जो थी वो बढ़ गई, महंगाई में वृद्धि हो गई। अब अहमदाबाद में जो सूती वस्त्र की मिलें थी, वो सूती वस्त्रों के मिलों के जो मजदूर थे वो बोले कि हमारे वेतन में 50% की वृद्धि करो, मतलब 100 रुपया मिल जाए तो अब हमको 150 मिलने चाहिए, ये कहा मजदूरों ने। जबकि मिल मालिक बोल रहे थे कि हम आपके वेतन में केवल 20% की वृद्धि कर सकते हैं। मजदूर 50% वृद्धि की मांग कर रहे थे, मिल मालिक बोल रहे थे 20% से ऊपर बढ़ा नहीं सकते। अब मिल मालिकों ने एक काम और किया, मजदूरों को मिलने वाला जो
प्लेग बोनस था उसे भी बंद कर दिया। अब उस समय चूहों के काटने से बीमारी फैलती थी, प्लेग। चूहों के काटने से प्लेग नामक बीमारी फैलती थी और इसके लिए मजदूरों को दवाइयों के लिए, इनके लिए पैसा मिलता था बोनस के रूप में। इसको बंद कर दिया मिल मालिकों ने। तब फिर ये मजदूर गए अनुसुईया बेन पटेल के पास। अनुसुईया बेन पटेल जो थी, ये एक व्यवसायी थे, अंबालाल साराभाई उनकी बहन थी। ठीक है, अंबालाल साराभाई की बहन थी। इनके पास गए, अनुसुईया बेन पटेल ने बुलाया महात्मा गांधी को। अभी आपको बताया ना, खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को और अहमदाबाद चले आए थे। तो महात्मा गांधी को बुला लिया और महात्मा गांधी आते ही 15 मार्च 1918 को मजदूरों के साथ बैठ गए अनशन पर। अनशन पर बैठ गए। भारत में पहली बार गांधी ने अनशन का प्रयोग किया, इसी अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में अनशन पर बैठ गए। तब जाके फिर मील मालिकों ने समझौता कर दिया। मील मालिक मान कुछ, क्योंकि गांधी अनशन पर बैठ गए। लेकिन फिर यह हुआ कि वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 35%। 35% की वृद्धि के साथ मान गए, कौन मान गए? मील मालिक। इसी के साथ फिर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन भी क्या हो गया? समाप्त। तो ये 3 मुख्य आंदोलन थे जो गांधी ने चलाए भारत में आने के बाद। इनका क्रम पूछते हैं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद कौन सा आंदोलन चला है मुख्य रूप से। इसके बाद भारत में चला है खिलाफत आंदोलन। अब ये खिलाफत आंदोलन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद जो मित्र राष्ट्र थे, जीते थे, उनमें इंग्लैंड एक राष्ट्र था। जो राष्ट्र पराजित थे, उन पराजित राष्ट्रों में था तुर्की। तुर्की पराजित राष्ट्रों में था। अब तुर्की में सुल्तान थे महमद सिक्स्थ। तो मित्र राष्ट्रों ने तुर्की को भी ब्लेम किया, आरोप लगाया कि तुर्की के कारण बहुत हुआ है विश्व युद्ध। तो इन्होंने कहा कि तुर्की का हम क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। तुर्की का विभाजन करेंगे, मित्र राष्ट्र आपस में मिलकर बांटेंगे तुर्की को, ये कहा। अब तुर्की में जो सुल्तान होता था, उसी को विश्व में मुसलमान खलीफा के समान मान लेते थे। इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धार्मिक गुरु जो होता है, वो खलीफा कहलाता है। इस्लाम धर्म में जो भी सर्वोच्च धार्मिक गुरु है, उसी को बोलते हैं खलीफा। तो जब ये निर्णय लिया इंग्लैंड ने कि हम तुर्की को डिवाइड करेंगे, मित्र राष्ट्रों के बीच में बांटेंगे, तो पूरे मुसलमान जो थे वर्ल्ड के, अरब देश हो चाहे सारे हो, उनमें अंग्रेजों के प्रति, इंग्लैंड के प्रति एक गुस्सा उत्पन्न हो गया, आक्रोश उत्पन्न हो गया। और इसी को महात्मा गांधी ने पिछले 100 वर्षों में आया हुआ हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का एक स्वर्णिम अवसर कहा कि ये हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का एक स्वर्णिम अवसर है, बहुत ही सुनहरा अवसर है, ये कहा महात्मा गांधी ने। भारत में ये आंदोलन 2 भाई थे जिन्होंने प्रारंभ किया है, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन 2 भाइयों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया भारत में, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में मनाया गया खिलाफत दिवस। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हजरत मोहानी,
इन सब लोगों ने मनाया था मिलकर मोहम्मद अली, शौकत अली खिलाफत दिवस। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में बैठक हुई अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक हुई 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में बैठक हुई है। और इस बैठक की अध्यक्षता ये की महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसके अलावा डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया इंग्लैंड, ताकि ब्रिटिश सरकार से बातचीत की जा सके। फिर मार्च 1920 में बैठक हुई इनकी वापस। पहले दिल्ली की बैठक में निर्णय ले लिया कि चलाएंगे, और मार्च 1920 की बैठक में निर्णय ले लिया गया कि भारत में चलाया जाएगा। इलाहाबाद में हुई असहयोग आंदोलन। यह निर्णय पहली बार खिलाफत कमेटी की बैठक में लिया गया कि भारत में असहयोग आंदोलन को चलाया जाएगा। इसकी डेट भी निश्चित कर दी गई थी 1 अगस्त 1920। ये इसकी डेट निश्चित थी, लेकिन इसी दिन मृत्यु हो गई बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया कि मृत्यु हुई है, बहुत बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक, तो कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया। लेकिन बाद में इंग्लैंड और तुर्की इनके बीच में ही फ्रांस के सेवर्स नामक स्थान पर सेवर्स की संधि हो गई। फ्रांस में सेवर्स नामक जो स्थान है वहां संधि हो गई। संधि होने पर हुआ क्या? संधि होने पर हुआ ये कि तुर्की में सरकार बना ली कमाल पाशा ने, और उसने वहां पर सुल्तान का जो पद था उसी को समाप्त किया। एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार बनाई कमाल पाशा ने, उसने वहां पर सुल्तान का पद ही समाप्त किया। अब तुर्की में सुल्तान रहा नहीं, खलीफा का मुद्दा रहा नहीं, तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। धीरे 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 भारत से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया है। कमाल पाशा जो है, इन्हें अतातुर्क यानी कि तुर्कों का पिता कहा गया है। मोहम्मद अली जिन्ना वो अलग था, मोहम्मद अली शौकत अली, ये मोहम्मद अली जिन्ना अलग है। इसने खिलाफत आंदोलन में भाग ही नहीं लिया। तो ये 4 आंदोलन पढ़े हमने असहयोग से पहले के। चंपारण नील किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, और इसके अलावा हमने अभी पढ़ा कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। मैं एक बार चारों आंदोलन आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं। फिर हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, ठीक है, स्वराज्य पार्टी, साइमन कमीशन, ये सब चीजें एक बार ये रिपीट कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिए ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से अरेबिया नामक जहाज से भारत के अपोलो, बंबई में जो अपोलो बंदरगाह है, इस अपोलो बंदरगाह पे उतरे थे महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, सभी जानते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इन्होंने भारत के युवाओं से कहा कि आप इस समय अंग्रेजों की हेल्प करो, ठीक है, ताकि जो राष्ट्र थे ध्रुवी राष्ट्र वो हावी ना हो। तो इस कारण से ब्रिटिश सरकार ने तो इनको उपाधि दी थी केसरे हिंद की। भारतीयों ने इनका अपोज किया, विरोध किया, और इन्हें अंग्रेजों का सार्जेंट यानी कि सेना में भर्ती करने वाला ये भी कहा है। 1915 में ही महात्मा गांधी ने, इनके एक मित्र थे जीवनलाल देसाई, तो जीवनलाल देसाई ने इनको अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के तट पर एक बंगलो गिफ्ट किया था। उस बंगलो का नाम है कोचराब, लिख देता हूं मैं, कोचराब बंगला। ये रहने के लिए दिया। तो वहां पे एक आश्रम बनाया
तो पहले इस आश्रम को बोला गया सत्याग्रह आश्रम। फिर 1917 में गुजरात के व्यवसायी थे अंबालाल साराभाई, इन्होंने इस आश्रम के आसपास की भूमि खरीदकर गांधी को उपहार में दे दी। तब इसको नाम दिया गया 1917 में साबरमती आश्रम। ये भी आपको ध्यान रखना। इस आश्रम के बाद में वास्तुकार बने चार्ल्स कोरियन। चार्ल्स कोरियन इसका वास्तुकार था, कभी पूछ ले एग्जाम में तो। और गांधी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, उस समय अंतिम रूप से छोड़ दिया, फिर कभी लौटे ही नहीं इस आश्रम में। गांधी के राजनीतिक गुरु ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनके कहने पर इन्होंने भारत का भ्रमण किया। 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित जो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके स्थापना समारोह में भी भाग लेने गए। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन ये हुआ है लखनऊ में। इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजूमदार ने। तो इस लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल ये एक हो गए, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से। विभाजन हुआ है सूरत अधिवेशन 1907 में। इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इनके प्रयासों से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान ली। 1909 के मॉडलेमेंट अधिनियम में दिया गया था। इसी को आरसी मजूमदार जो है, रमेश चंद्र मजूमदार, इन्होंने कांग्रेस की प्रथम भूल भी बता दिया। इसी अधिवेशन में आए भाग लेने राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी से मुलाकात की। गांधी पहली बार आमंत्रित सदस्य के तौर पे गए। इन्होंने बताया बिहार के चंपारण जिले में जो नील की 3 खटिया खेती उसके बारे में। और 1917 में महात्मा गांधी गए चंपारण। अब चंपारण में होता क्या था, अंग्रेज व्यापारी किसान के खेत को कुल 20 भागों में बांटते और 3 हिस्सों में खेती करवाते नील की, एडवांस पैसा देते। एक साल 3 हिस्सों में बाकी खेत को खाली छोड़ते, अगले साल फिर 3 हिस्सों में बाकी खेत को खाली छोड़ते। क्यों? ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। एडवांस पैसा देते थे तो किसान उनके चंगुल से निकल नहीं पाता था, फंसा रहता था ऋण के बोझ तले। अब हुआ क्या, जर्मनी ने बना लिए रासायनिक रंग। तो यूरोप के अंदर भारत से भेजे जाने वाले नील की मांग में कमी आ गई। तो एडवांस पैसा दे रखा था, इसको ब्याज से वसूल रहे थे। गांधी ने जाने का निश्चय किया और चंपारण में जिला कलेक्टर थे डब्ल्यू बी हिचकॉक, इन्होंने कहा प्रवेश पे प्रतिबंध है। फिर भी गांधी गए और मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे अरेस्ट किया गया, चंपारण की जेल में रखा गया। पहली बार गांधी चंपारण की जेल में रहे, ठीक है। सत्याग्रह का भी पहला प्रयोग, हालांकि बाद में रिहा कर दिया गया। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भी इसी आंदोलन में किया। सत्याग्रह का अर्थ होता है अहिंसात्मक तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मनवाना, प्रस्तुत करना। इसकी प्रेरणा मिली है गांधी को डेविड थोरो के उपन्यास सिविल डिसओबीडियंस से। इससे प्रेरणा मिली गांधी को। कई लोगों ने गांधी को सहयोग दिया, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर शर्मा, जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा हरिनारायण सिन्हा, इन सब लोगों ने गांधी को कोऑपरेट किया। मुख्य रूप से नाम आएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर फ्रैंक चॉय की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया और इस आयोग में गांधी को भी शामिल किया गया। और गांधी के प्रयासों से फिर अवैध रूप से वसूली गई 25% राशि थी, ये किसानों को लौटाई गई। आंदोलन सफल रहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को उपाधि दी है, किसकी? महात्मा की। जूडिथ ब्राउन ने एक पुस्तक लिखी है राइजिंग द पावर ऑफ गांधी, इसमें इस नील आंदोलन का उल्लेख किया। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा गुजरात के सूरत जिले की तहसील है। सूरत के अंदर अकाल पड़ा 1917-18 के वित्तीय वर्ष में। फिर भी सरकार ने लगान में वृद्धि कर दी 23% की। अकाल नीति है कि 3/4 75% फसल नष्ट हो, पूरा लगान माफ होता है, पर सरकार ने वृद्धि कर दी। गांधी आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन स्टार्ट किया है। इंदुलाल याग्निक, इन्होंने भी कोऑपरेट किया गांधी को। इस आंदोलन का नेतृत्व है वल्लभ भाई पटेल को सौंप के चला है अहमदाबाद, जो भी आपको पढ़ाया मैंने। 22 मार्च 1918 को सरकार ने आदेश लागू कर दिया कि किसानों से भी समर्थ लगान वसूल हो, जितना लगान देने में समर्थ है उतना ही वसूल हो, ठीक है। हार्डीमन, इन्होंने इस आंदोलन को भारत का प्रथम और वास्तविक किसान आंदोलन बताया है। अब देखिए अहमदाबाद भील मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद में जो सूती वस्त्र मिले थी, उनके मजदूरों ने कहा
कि महंगाई बढ़ चुकी है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो हमारी सैलरी में वृद्धि करो 50% तक बढ़ाओ, जिसे मांग करते हैं लोग। मिल मालिक बोले 20% बढ़ा सकते हैं। फिर जब मिल मालिकों ने प्लेग बोनस रोक दिया, तब ये मजदूर मिले अनुसुईयाबेन पटेल से, जो कि अंबालाल साराभाई की बहन थी। अनुसुईयाबेन पटेल ने बुलाया महात्मा गांधी को। गांधी आए अहमदाबाद और मजदूरों के साथ बैठ गए अनशन पर 15 मार्च को, भूख हड़ताल पर। तब फिर मिल मालिकों ने समझौता किया, मजदूरों के वेतन में फिर इन्होंने 35% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। मित्र राष्ट्रों के अंदर विजेता राष्ट्र थे, उनमें एक राष्ट्र था इंग्लैंड, जो राष्ट्र पराजित हुए उनमें राष्ट्र था तुर्की। तो इंग्लैंड ने विजय होने के बाद कहा कि तुर्की को मित्र राष्ट्रों के बीच में बांटेंगे। अब तुर्की में सुल्तान था महमद सिक्स्थ, ये अपने नाम महमद ही रखते थे। उसका कारण था 1453 में कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों ने अधिकार किया था, तो महमद फर्स्ट था। एक बहुत बड़ी विश्व की ऐतिहासिक घटना है, जिसके बाद पूरा आधुनिक इतिहास चेंज हुआ है। वो घटना थी 1453 में कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार। जो समुद्री मार्गों की खोज हुई है वो इसी के कारण हुई है। तो महमद सिक्स था। अब तुर्की का जो सुल्तान था उसी को पूरे वर्ल्ड में अरब के मुसलमान खलीफा मानते थे। तो मुसलमानों में गुस्सा हुआ, उन्होंने अंग्रेजों का इंग्लैंड का विरोध किया। तो महात्मा गांधी ने इसको पिछले 100 सालों में आया हुआ हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का एक स्वर्णिम अवसर था, कि बहुत ही सुनहरा अवसर है। दो भाई थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हजरत मोहानी, ये सब इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में मनाया गया खिलाफत दिवस। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में बैठक हुई अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की। अध्यक्षता की है महात्मा गांधी ने। डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया लंदन, ताकि ब्रिटिश सरकार से बात करें। ठीक है। मार्च 1920 में फिर इलाहाबाद की बैठक में निर्णय हो गया कि अब भारत में ऐसे योग आंदोलन चलाएंगे। हालांकि यहाँ पे भी बोला गया, डेट निश्चित कर दी गई 1 अगस्त 1920, लेकिन मृत्यु हो गई तिलक की। कुछ दिनों के लिए इसको स्थगित कर दिया गया, स्थगित करते हैं। लेकिन इंग्लैंड और तुर्की में ही सेवर्स की संधि हो गई। तुर्की में सरकार बना ली किसने? कमाल पाशा ने। इसने वहां पे सुल्तान का पद ही समाप्त कर दिया। ना सुल्तान रहा, ना खलीफा का वो पद रहा। इस कारण से धीरे धीरे भारत में खिलाफत आंदोलन क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। कमाल पाशा ये अतातुर्क यानी तुर्कों के पिता के नाम से जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें भाग ही नहीं लिया, वो खलीफा जैसी चीजों को मानता ही था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, ये सब चीजें। धन्यवाद।